सो है वन आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट रहा में। तो कैसे आप लोग के लिए मैं लेकर आई हूँ रेलवे ग्रुप डी 2025 के जीके जीएस का प्रीवियस ईयर का ब्रह्मा सीरीज लेकर आई हूँ, जो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आप सभी स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखें। एंड यहाँ पे मैं जितनी भी सारी चीजें क्लियर आउट कराऊंगी, प्लीज चीजों को आपको नोट करना है। जहाँ पे भी आपको कंफ्यूजन है उसको नोट करना है। जो चीज आपको पता है सभी चीजें नोट करते हुए नहीं चलना है। जो चीज आपको नहीं पता है उसको नोट करना है, और उस नोट किया हुआ चीज को आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। ये मैं हर वीडियोस में आप सभी से यही पॉइंट मैं बार बार इसीलिए बोलती हूँ क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी एग्जाम में अगर आपको सिलेक्शन लेना है, चाहे वो ग्रुप डी की ही नहीं बात करिए, कोई भी एग्जाम में अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो ये चीज आपको करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं और अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है कि ऑक्सीजन की मदद से पाइरुवेट का विघटन डैश में होता है। तो आप बताइए कि ऑक्सीजन की मदद से जो पाइरुवेट होता है उसका विघटन किस में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, कोशिका द्रव में होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है, या फिर केंद्रक द्रव में होता है? तो गाइज यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले आपको याद रखना है, इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अब इसे हम विस्तार से और अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या याद रखना है गाइस? तो यहाँ पे आपको नोट करना है कि जब ग्लूकोज का विघटन होता है, ठीक है, जब ग्लूकोज का विघटन होता है, विघटन होता है मतलब समझ रहे हैं? विघटन का मतलब होता है कि जब ग्लूकोज का जो है ये टूट करके दो पाइरुवेट में बदलता है, दो पाइरुवेट अणु में बदलता है, इसे ही विघटन बोलते हैं। यानी टूटना इसका अर्थ होता है। ठीक है ना, टूटना या विभाजन। ठीक है, विघटन का मतलब तो जब ग्लूकोज का विघटन होता है, यानी कि क्या होता है, जब ग्लूकोज जो है इधर देखिएगा, जो है ये टूट कर क्या करता है, दो पाइरुवेट अणु बनाता है। ठीक है ना, दो पाइरुवेट अणु बनाता है। तो सबसे पहले जो है ये क्या होती है, ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया में जो है, याद रखिएगा, ये जो है ग्लूकोज का विघटन होता है। तो सबसे पहले ये क्या करता है, सबसे पहले सबसे पहले जो है ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया में ये क्या करता है, पाइरुवेट में बदलता है। ठीक है ना, ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया में किस में बदल जाता है गाइस? तो याद रखिएगा ये पाइरुवेट में बदलता है। ठीक है, मैं इसे अच्छे से समझाऊंगी, पहले मैं ये लिख देती हूँ। ठीक है, पाइरुवेट में बदलता है। उसके बाद जब ये पाइरुवेट में बदलता है गैस, तो बदलने के बाद अगर, याद रखिएगा, अगर ऑक्सीजन मौजूद होगा वहां पे, ठीक है ना, ऑक्सीजन अगर उपलब्ध होगा तब ये माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करेगा। ठीक है ना, याद रखिएगा, ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन, ठीक है ना, अगर ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, उपलब्ध होगा। ठीक है, अगर ऑक्सीजन उपलब्ध होगा, उपलब्ध, उपलब्ध होगा तो ये किसमें प्रवेश करेगा? अगर ऑक्सीजन उपलब्ध होगा तो ये किसमें प्रवेश करेगा, माइट्रोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करेगा। ठीक है ना, किसमें प्रवेश करेगा, माइट्रोकॉन्ड्रिया में ये प्रवेश करेगा, माइट्रोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करेगा, प्रवेश करेगा। ठीक है, प्रवेश करेगा अगर ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं हो। ठीक है, यहाँ पे तो एक पॉइंट आप ये समझे कि अगर ऑक्सीजन उपलब्ध होगा तो माइटोकॉन्ड्रिया में ये प्रवेश करेगा। लेकिन अगर आपको यहाँ पे अगर बोल देता है कि अगर अगर ऑक्सीजन नहीं होगा, ठीक है, अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो ये कहाँ जाएगा बताइए? अगर ये ऑक्सीजन नहीं हुआ तो, अगर ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं हुआ, ठीक है ना, ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं हुआ तो ये किस में जाएगी गैस? अगर ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं होगा तो ये जाएगी आपके जो है याद रखिएगा, साइटोप्लाज्म में। ठीक है, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में। तो ये दो पॉइंट आप याद रखिएगा कि ऑक्सीजन उपलब्ध होगा तो माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, अगर ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं होगा तो साइटोप्लाज्म में जाएगी। यानी कि जब ग्लूकोज का विघटन होता है तो ये क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया होती है, ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया होती है तो ये किस में बदल जाता है गाइस, पाइरुवेट में बदलता है।
और अगर पाइरूवेट जो है यहाँ पे याद रखिएगा कि अगर ऑक्सीजन मौजूद होगा तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करेगा, ऑक्सीजन मौजूद नहीं होगा तो साइटोप्लाज्म में प्रवेश करेगा। अगर मैं आपको यहाँ पे ये चीज बताऊं कि गाइस ये माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करता है, तो प्रवेश करने के बाद जो है याद रखिएगा एक होता है प्रवेश करने के, माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करने के बाद, ठीक है ना। यहाँ पे जो है ये पॉइंट के बाद आप यहाँ पे आ जाइएगा, इस पॉइंट के बाद आप इधर आ जाइएगा कि अगर जो है ये आपका जो है माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करता है, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करने के बाद, प्रवेश करने प्रवेश करता है तो इसके बाद जब प्रवेश करने के बाद ये क्या करता है, करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक है। इसके बाद आपका याद रखना है पानी H2O, और याद रखिएगा ATP, ATP बनाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और एटीपी ऊर्जा जो बनाती है, एटीपी ऊर्जा, तो ये किसके थ्रू बनाती है, तो ये भी याद रख लीजिएगा। ये तो ऐसे पूछता नहीं है, ये काफी डीपली हो जाता है, लेकिन एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं होता, तो याद रखिएगा ये किस इसके द्वारा बनाती है, किस प्रक्रिया के द्वारा गाइस, तो याद रखिएगा ये बनाती है आपके एरोबिक रिसेप्शन के प्रक्रिया के द्वारा, ठीक है ना, रिसेप्शन प्रक्रिया द्वारा, ठीक है। तो आप समझ गए गाइस, जो एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है, आपने एटीपी ऊर्जा का निर्माण पढ़ा होगा जो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, तो ये सब किस तरीके से होता है ये आपको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि भारत में किस प्रकार की सरकार है, तो संसदीय है, संप्रदायवादी है, राजतंत्रीय है या फिर अल्पतंत्रीय है। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में किस प्रकार की संसदीय तो याद रखिएगा भारत में जो है किस प्रकार की सरकार है, संसदीय है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो संसदीय जो है आपकी जो है आपने पढ़ा होगा संसदीय प्रणाली, ठीक है ना। संसदीय प्रणाली जो है ये किस देश के संविधान से प्रेरित है, संसदीय प्रणाली, तो याद रखिएगा ये जो है आपके ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित है, ब्रिटेन के संविधान से, ठीक है, ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित है, प्रेरित है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो इसकी संसदीय प्रणाली की अगर मैं और विशेषता की बात करूं तो याद रखिएगा इसमें जो है ये जो है यहाँ जो है लोकतंत्र होता है, ठीक है ना, यहाँ लोकतंत्र है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र है मतलब यहाँ पे जो है जिसमें क्या करती है जनता जो है अपनी प्रतिनिधि चुनती है, लोकतंत्र है जिसमें क्या करती है, जिसमें जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है, जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है, प्रतिनिधि चुनती है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ गाइस तो याद रखिएगा संसदीय प्रणाली की और विशेषता कौन सी है, तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री जो है सरकार का प्रमुख होता है, प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है, और राष्ट्रपति जो है याद रखिएगा राष्ट्रपति जो है ये औपचारिक प्रमुख होता है, ठीक है। राष्ट्रपति, राष्ट्रपति राष्ट्र का औपचारिक प्रमुख होता है, औपचारिक, औपचारिक प्रमुख होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इतना पॉइंट आपको याद रखना है संसदीय प्रणाली की विशेषता के बारे में। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा भारत सरकार के कितने अंग होते हैं, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो है भारत सरकार के 3 अंग होते हैं, ठीक है ना। याद रखिएगा भारत सरकार के, भारत सरकार के 3 अंग होते हैं, 3 अंग होते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, भारत सरकार के कितने अंग होते हैं, तो भारत सरकार के 3 अंग होते हैं। पहला कौन सा हो गया, पहला आपका हो गया कार्यपालिका, कार्यपालिका हो गया, ठीक है। दूसरा आपका कौन सा हो गया, विधायिका, विधायिका, और तीसरा आपका कौन सा हो गया, न्यायपालिका।
न्यायपालिका। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं कार्यपालिका के बारे में बात करूंगा इस तो कार्यपालिका के बारे में आपको याद रखना है कि ये जो है ये वह अंग होता है जो नीतियां लागू करता है और शासन चलाता है। तो नीतियां लागू करना और शासन चलाना किसका काम होता है? नीतियां लागू करता है, नीतियां लागू करता है और शासन चलाता है, और शासन चलाता है। ठीक है। ये कार्यपालिका का काम है। इसके बाद विधायिका की अगर मैं बात करूं, विधायिका का काम क्या होता है? ये वह अंग होता है जो कानून बनाता है और नीतियों को तय करता है। ठीक है। कानून बनाने का काम किसका होता है? कानून बनाता है, कानून बनाता है और नीतियां तय करता है। ठीक है। और नीतियां तय करता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं न्यायपालिका की, तो न्यायपालिका का काम क्या होता है? तो न्यायपालिका का काम होता है न्याय करना और संविधान की रक्षा करना। न्याय करना, न्याय करना और क्या करना? संविधान की रक्षा करना। संविधान की रक्षा करना। ठीक है। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहा है कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए रोहिणी, ऑप्शन बी आर्यभट्ट, ऑप्शन सी इनसेट या ऑप्शन डी भास्कर। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था। आर्यभट्ट जो है याद रखिएगा, ये आर्यभट्ट जो रखा गया था, ये किनके नाम पे रखा गया था? याद रखिएगा आर्यभट्ट के नाम पे रखा गया था। आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया, नाम पर रखा गया था। ठीक है। तो आर्यभट्ट के नाम पे रखा गया था। तो आर्यभट्ट कौन थे गाइस? तो याद रखिएगा आर्यभट्ट वो थे जिन्होंने जिन्होंने शून्य की खोज की, शून्य की खोज की, शून्य की खोज की और पाई की भी खोज की थी। ठीक है। और पाई की खोज की। ठीक है। इतना पॉइंट आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं तो थोड़ा सा हम आर्यभट्ट उपग्रह के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम एक एक पॉइंट को देखेंगे। ठीक है। आर्यभट्ट उपग्रह, तो सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि इसे लॉन्च कब किया गया था? आर्यभट्ट। ठीक है। तो याद रखिएगा इसे इसे जो है किस तारीख को इसे लॉन्च किया गया? लॉन्च। ठीक है। तो इसे लॉन्च किया गया था गाइस 19 अप्रैल 1975 को। 19 अप्रैल 1975 को। ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा इस ये जो है लॉन्च स्थल कौन सा था? लॉन्च स्थल, तो याद रखिएगा लॉन्च स्थल था सोवियत संघ। सोवियत, सोवियत संघ। ठीक है। यानी कि आपका यूएसएसआर। इसके अलावा आपको याद रखना है कि आर्यभट्ट जो है ये भारत का पहला स्वदेशी, ठीक है ना, स्वदेशी उपग्रह था। अच्छा, इस उपग्रह को जो है लॉन्च करने के पीछे जो इसका उद्देश्य क्या क्या था ये भी ध्यान रखिएगा। उद्देश्य, तो ये आपको याद रखना है, इसका उद्देश्य था जो है सूर्य से निकलने वाली किरणों का विश्लेषण, सूर्य से सूर्य से निकलने वाली, ठीक है ना, निकलने वाली किरणों का विश्लेषण, किरणों का विश्लेषण। और दूसरा दूसरा पॉइंट क्या याद रखिएगा? दूसरा आपको याद रखना है कि पृथ्वी के जो ऊपरी मंडल जो आयन मंडल का अध्ययन।
आयन मंडल का अध्ययन। ठीक है, तो इतना पॉइंट याद रखिएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि जो आर्यभट्ट जब लॉन्च हुआ था, तो उस समय जो है इसरो के अध्यक्ष जब इसरो के जो है वो अध्यक्ष कौन थे, तो यहाँ पे जो है पूछा जाता है कि आर्यभट्ट के सफल जो है प्रक्षेपण के समय जो है इसरो के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है ना, तो याद रख लीजिएगा। यहाँ पे पूरा पॉइंट लिख देती हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। ठीक है ना, और पूछा भी जाता है एग्जाम में, तो यहाँ पे मैं आपको अच्छे से समझा देती हूँ। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि जो आर्यभट्ट का जो है जब विकास हुआ था, विकास शुरू हुआ था, विकास शुरू हुआ था, तो जब आर्यभट्ट का विकास शुरू हुआ था उस समय जो है इसरो का इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे, नेतृत्व नेतृत्व कर रहे थे, कैसे याद रखिएगा, विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई। ठीक है, विक्रम साराभाई कर रहे थे। ठीक है, लेकिन उसके बाद जो है 1971 में इनका जो है 1971 में जो है इनका निधन हो गया था। 1971 में निधन हो गया। तो उसके बाद जो है प्रश्न पूछा जाता है कि जो है आर्यभट्ट के सफल प्रक्षेपण के समय जो है इसरो के अध्यक्ष कौन थे। प्रश्न आपसे ये पूछा जाएगा कि आर्यभट्ट सफल प्रक्षेपण सफल प्रक्षेपण के समय इसरो के अध्यक्ष इसरो के अध्यक्ष कौन थे। तो याद रखिएगा, आर्यभट्ट के सफल प्रक्षेपण के समय जो है इसरो के अध्यक्ष थे डॉक्टर सतीश धवन। डॉक्टर सतीश धवन, तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको नोट करिएगा, और जो मैं आपको बताई हूँ ये दोनों पॉइंट आपको नोट करना है। ठीक है, डॉक्टर सतीश धवन। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। होपफुली आपको दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा है तो आप लोग है ना मेरी वॉइस सुन करके इसको नोट कर लीजिएगा। ये है डॉक्टर सतीश धवन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है कि लवण जल के अपघटन से कौन सा उत्पाद बनता है। तो लवण जल के अपघटन से जो है ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका जो है बनता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, तो होता है NaOH। NaOH। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझना क्या है कि यानी कि आपको याद रखना है कि जो आपका जब जो है जो आपका सामान्य नमक होता है। ठीक है, लवण मतलब क्या है, लवण मतलब नमक। ठीक है, लवण मतलब क्या होता है, नमक। नमक का क्या होता है NaCl, पता है ना। तो इसके बारे में आपको क्या याद रखना है कि जब जो है आपको याद रखना है NaCl को। ठीक है, यानी जब नमक को पानी में मिलाया जाता है। ठीक है ना, पानी पानी में घोलकर घोलकर क्या होता है गाइस, याद रखिएगा, इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। ठीक है ना, इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइसिस करने से जो है ये कितने उत्पाद बनते हैं, तो याद रखिएगा इलेक्ट्रोलाइसिस करने से जो है, और जब NaCl को इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो इसके जो है 3 उत्पाद बनेंगे। ठीक है ना, 3 मुख्य उत्पाद बनेंगे, 3 मुख्य उत्पाद बनते हैं। ठीक है, तो 3 मुख्य उत्पाद बनते हैं, तो वो 3 मुख्य उत्पाद कौन कौन से हैं, तो 3 मुख्य उत्पाद बनेंगे जिसमें पहला आपको याद रखना है हाइड्रोजन गैस बनेगा। हाइड्रोजन गैस बनेगा। दूसरा क्या बनता है, दूसरा बनता है क्लोरीन गैस। क्लोरीन। क्लोरीन गैस बनेगा। और तीसरा आपका क्या बनता है, तीसरा बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड।
सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड। अच्छा, अगर आपसे ये पूछे कि जब NaCl का यानी कि पानी में घोलकर जो इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो एनोड पर कौन सी गैस बनती है, अगर आपसे प्रश्न ये पूछे तो याद रखिएगा एनोड पर जो बनती है वो एनोड पर बनती है, ठीक है ना, याद रखिएगा ये एनोड पर बनती है। तो क्लोरीन गैस बनेगी। अगर आपसे पूछेगा कि कैथोड पर कौन सी बनेगी तो कैथोड पर आपका हाइड्रोजन गैस बनेगा। और जो है याद रखिएगा ये जो है घोल में जो बच जाता है, घोल में जो बचता है उसे हम क्या कहते हैं, घोल में बच जाता है उसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, ठीक है, घोल में बचता है। तो इतना पॉइंट आप समझ रहे होंगे, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपका जो है दूसरा आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका क्या है, तो याद रखिएगा ये है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसके बारे में अगर हम थोड़ा समझे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो बनता है ये कैसे बनता है तो याद रखिएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, याद रखिएगा कैल्शियम ऑक्साइड, और याद रखिएगा कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में मिलने मिलने पर क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कैल्शियम, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा रही है, ठीक है ना, इसको नोट करते हुए चलेगा। कैल्शियम ऑक्साइड यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक है ना, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को किसमें पानी में मिलाने पर क्या बनता है, पानी में मिलाने पर बनता है, मिलाने पर बनता है, क्या बनता है गैस, तो याद रखिएगा पानी में मिलाने पर क्या बनता है, आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, ठीक है ना। ये पॉइंट आप याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो अगला आपका कौन सा है, पोटेशियम। पोटेशियम की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, याद रखिएगा इसे जो है पोटेशियम क्लोराइड को जो है इसका इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है, ठीक है, पानी में घोलकर इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो इसमें भी ये बनता है, पोटेशियम आपका हाइड्रोक्साइड बनता है। तो ये भी सेम सेम है, ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिएगा कि इसको क्या करते हैं, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड को पानी में घोलकर, ठीक है, पानी में घोलकर, पानी में घोलकर क्या बनता है गैस, तो याद रखिएगा पानी में घोलकर बनता है आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड बनता है, ठीक है। तो समझ पा रहे होंगे, तो इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि मानव हृदय में फुसफुसीय शिराएं यानी कि पल्मोनरी वेन जुड़ी होती है, तो किससे जुड़ी होती है, दायां आलिंद से, बायां आलिंद से, दायां निलय से या फिर बायां निलय से। तो बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो याद रखिएगा फुसफुस शिराएं जो होती है गाइस, याद रखिएगा ये किससे जुड़ी होती है, तो याद रखिएगा ये जुड़ी होती है बाएं आलिंद से, ठीक है ना। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाएं आलिंद से। अब यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, तो जो बायां आलिंद होता है ये क्या करता है, तो याद रखिएगा ये जो है फुसफुस शिराएं जो है, याद रखिएगा जो ऑक्सीजन युक्त रक्त को जो है ये क्या करती है, फेफड़ों से जो है बाएं आलिंद में लाती है, ठीक है ना। तो इसके बारे में आप यहाँ पे नोट कर लीजिए, ठीक है। तो इसके बारे में आपको नोट क्या करना है कि यहाँ पे याद रखिएगा कि जो ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है, ऑक्सीजन युक्त, ऑक्सीजन युक्त रक्त, ऑक्सीजन युक्त रक्त को जो है ये क्या करती है गाइस, याद रखिएगा फेफड़ों से जो है हृदय के बाएं आलिंद में जो है लाती है, ठीक है ना। ऑक्सीजन युक्त रक्त को क्या करती है, फेफड़ों से, ऑक्सीजन युक्त रक्त को फेफड़ों से कहाँ लाती है गाइस, याद रखिएगा फेफड़ों से हृदय, हृदय के बाएं आलिंद में, ठीक है ना, हृदय के बाएं, बाएं आलिंद में लाती है, ठीक है, बाएं अलिंद में लाती है। और फिर जो है ये बाएं अलिंद में लाने के बाद जो है यह रक्त को क्या करती है, ये जो है बाएं निलय में ले जाता है, ठीक है ना। इसके बाद जो है याद रखिएगा रक्त कहाँ जाता है, इसके बाद जो है रक्त याद रखिएगा बाएं निलय में जाता है, बाएं निलय में जाता है, ठीक है।
तो बाएं निलय में जाता है और निलय में जाने के बाद जो है ये देखिएगा फिर जो है ये क्या होता है, फिर पूरे शरीर में ये पंप करता है, ठीक है। फिर पूरे शरीर में पंप करता है। और याद रखिएगा इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं guys? तो याद रखिएगा यह प्रक्रिया जो है आपका क्या कहलाता है, यह प्रक्रिया ही आपका जो है रक्त परिसंचरण तंत्र कहलाता है, यानी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। रक्त परिसंचरण तंत्र कहलाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, इसके बाद अगर मैं बात करूँ गाइस, तो ये जो आपका दायां अलिंद है, दायां अलिंद के बारे में आपको क्या याद रखना है। दायां अलिंद जो है यहाँ पे जो है, और जो अशुद्ध रक्त होता है जो आपका जो है दायां अलिंद की अगर मैं बात करूँ, जो आपका जो है ऑक्सीजन रहित जो रक्त होता है, ठीक है ना, अशुद्ध रक्त ही जो है, याद रखिएगा अशुद्ध रक्त आता है। तो अशुद्ध रक्त किस में आता है गाइस? अशुद्ध रक्त अशुद्ध रक्त आता है आपका किस में आता है, दायां लिंग में आता है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं दायां निलय और बायां निलय के बारे में थोड़ा समझाती हूँ, तो दाएं निलय के बारे में आपको क्या याद रखना है guys? तो दाएं निलय के बारे में आपको याद रखना है कि यहाँ पे जो है रक्त को फेफड़ों की ओर भेजने का काम किसका होता है, तो रक्त को फेफड़ों की ओर भेजता है, ठीक है। रक्त को फेफड़ों की ओर भेजता है, फेफड़ों की ओर भेजता है। कौन भेजता है, दायां निलय, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं बात करूं बायां निलय जो है ये क्या करता है, रक्त को जो है पूरे शरीर में जो है ये पंप करता है, ठीक है ना। तो इसके बारे में लिख लीजिएगा, बायां निलय रक्त को पूरे शरीर में पंप करता है। ये जितना भी पॉइंट लिखा है वो सारे बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। रक्त को पूरे शरीर में पंप करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कह रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था किस समिति की सिफारिश पर लागू हुई थी। तो पंचायती राज व्यवस्था जो है ये कौन सी समिति की सिफारिश पर लागू हुई थी। तो आपके ऑप्शन है गोपाल स्वामी समिति, ऑप्शन बी अशोक मेहता समिति, ऑप्शन सी बलवंत राय मेहता समिति, या ऑप्शन डी वीटी कृष्णमाचार्य समिति। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर होगा, लागू हुई थी, ठीक है ना, पंचायती राज जो है लागू हुआ था, वो कौन सी समिति की सिफारिश पे लागू हुई थी, तो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पे लागू हुई थी, ठीक है। तो थोड़ा सा हम पहले सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति के बारे में बात कर लेते हैं। तो बलवंत राय मेहता समिति का जो है ये गठन कब हुआ था। तो याद रखिएगा बलवंत राय मेहता समिति का गठन हुआ था 16 जनवरी 1957 को, 16 जनवरी 1957 को, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, इसने जो है अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी, रिपोर्ट प्रस्तुत, तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी 24 नवंबर को, ठीक है। 24 नवंबर 24 नवंबर 1957 में, ठीक है। बलवंत राय मेहता समिति ने जो याद रखिएगा, इसने जो है पंचायती राज व्यवस्था समिति जो है ये जो बलवंत राय मेहता समिति सिफारिश की थी। तो पूछा जाता है त्रिस्तरीय पंचायती राज, ठीक है ना, इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज के जो है सिफारिश की थी, ठीक है, त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था की सिफारिश की थी, पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज में जिसमें कौन कौन था गाइस, तो इसमें त्रिस्तरीय में जो है पहला आपका था ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत, दूसरे स्तर पे कौन था, पंचायत समिति, पंचायत समिति, और जो है याद रखिएगा तीसरे पे कौन था, जिला परिषद, जिला परिषद, ठीक है। जिसमें से कहा गया था कि जो ये आपका जो है ग्राम पंचायत है वो कौन से स्तर पर होगी, ग्राम पंचायत होगी आपके ग्राम स्तर पे, ठीक है, ग्राम पंचायत होगी ग्राम स्तर पे। पंचायत समिति किस पर होगी गाइस, तो पंचायत समिति होगी आपके ब्लॉक स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे।
और इसके बाद जो है जिला परिषद जो है ये किस पे होगी, जिला स्तर पे, जिला स्तर पे। ठीक है, इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। और याद रखिएगा इसको जो है सबसे पहले जो है इनकी सिफारिश पे जो है, याद रखिएगा जो आपका जो है 2 अक्टूबर 1959, 2 अक्टूबर 1959 को जो है ये जो है इसको जो है राजस्थान में, ठीक है ना, राजस्थान पहला राज्य बना था जहां ये पंचायती राज लागू हुआ था, ठीक है ना। राजस्थान, राजस्थान पहला राज्य था, पहला राज्य था जहां ये लागू हुआ था, ठीक है, जहां लागू हुआ, क्या लागू हुआ था आपका, पंचायती राज, ठीक है। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ guys, तो याद रखिएगा जो बलवंत राय मेहता समिति, इसके बारे में जो है आपको याद रखना है, बलवंत राय मेहता को, बलवंत राय मेहता, बलवंत राय मेहता को, इनको जो है क्या कहा जाता है guys, तो याद रखिएगा बलवंत राय मेहता को कहा जाता है जो है पंचायती राज का जनक कहा जाता है, और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का वास्तुकार भी कहा जाता है, ठीक है। तो पंचायती राज का जनक किस कहा जाता है। और दूसरा पॉइंट क्या याद रखिएगा, इसे जो है लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण का वास्तुकार। जगह नहीं है इसलिए मैं ऐसे लिख दे रही हूँ, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद जो है पूछा जाता है कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा इसे कब मिला था, संवैधानिक दर्जा, ये तो सिर्फ लागू हुआ था लेकिन इसे संविधान में दर्जा नहीं मिला था, ठीक है। तो संवैधानिक दर्जा इसे मिला था, याद रखिएगा 73वां संविधान संशोधन के तहत, 73वां संविधान संशोधन के तहत, संशोधन के तहत। और 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1992 में हुआ था, लेकिन ये लागू 1993 में हुआ था, ठीक है। तो चलिए इतना पॉइंट याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि भारत में सर्वोच्च न्यायपालिका निकाय कौन है। तो सर्वोच्च न्यायपालिका निकाय कौन है, ब्रिटिश प्रीवी काउंसिल, भारत के राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय या फिर उच्चतम न्यायालय। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय जो है ये आपका भारत का सर्वोच्च निकाय है। अगर मैं ब्रिटिश प्रीवी काउंसिल की अगर मैं बात करूँ गाइस, तो ये जो है ये आपका जो है ब्रिटेन की न्यायिक संस्था थी, ठीक है ना ये। इसके बाद अगर मैं राष्ट्रपति की बात करूं, तो राष्ट्रपति जो है ये कार्यपालिका का प्रमुख होता है, ठीक है ना, कार्यपालिका का प्रमुख होता है, कार्यपालिका का प्रमुख होता है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं जो आपका जो है उच्च उच्च न्यायालय, तो उच्च न्यायालय जो है ये राज्य स्तर पर जो है होता है, ठीक है ना, यानी कि ये जो है मध्य स्तर की न्यायपालिका है, ठीक है, लिख लीजिए। ये जो है आपके मध्य स्तर की है, उच्च सर्वोच्च न्यायपालिका नहीं है, ठीक है ना, मध्य स्तर, मध्य स्तर की न्यायपालिका, न्यायपालिका है, ठीक है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं उच्चतम न्यायालय की। तो सबसे पहले इसकी बात करेंगे गाइस, जो है आपके उच्चतम न्यायालय की स्थापना, स्थापना कब हुआ था गाइस, तो याद रखिएगा इसका स्थापना हुआ था आपका जो है 1950, 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो है न्यायपालिका की, अगर सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि इसका जो है ये कार्य क्या क्या होता है। तो इसका सबसे पहले कार्य ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो याद रखिएगा कि मौलिक अधिकारों की रक्षा करना इसका काम होता है, मौलिक अधिकारों की रक्षा करना, मौलिक अधिकारों की रक्षा करना, रक्षा करना, ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना है केंद्र और राज्य के विवादों का समाधान करना, केंद्र और राज्यों के, केंद्र और राज्यों के विवादों का समाधान,
विवादों का समाधान। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि उच्चतम न्यायालय का जो है ये संविधान में जो है इसका कौन कितने आर्टिकल से ये संबंधित है। संविधान के अनुच्छेद, सॉरी यहाँ पे संविधान नहीं अनुच्छेद लिखे, ठीक है, अनुच्छेद। ठीक है, तो उच्चतम न्यायालय से संबंधित अनुच्छेद आपका कौन कौन सा है, तो 124 से 147 है। 124 से 124 से 147, ठीक है। अब जैसे 124 की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले जो है 124 में इसका गठन है, ठीक है। तो मैं ये नहीं बताऊंगी इसकी स्थापना स्थापना के बारे में और संरचना के बारे में। तो कुछ आर्टिकल में बता देती हूँ। जैसे अगर मैं बात करूँ अनुच्छेद 125 की, तो अनुच्छेद 125 में क्या है, तो अनुच्छेद 125 में जो है ये है वेतन और भत्ते हैं, ठीक है ना। ये उच्चतम न्यायालय के वेतन और भत्ते से संबंधित आर्टिकल कौन से है, तो 125 है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो आपका जो हो गया और कौन सा हो गया, 143। 143 आर्टिकल बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, बहुत ज्यादा ही बार पूछे गए हैं, ठीक है ना। 143 क्यों, क्योंकि जो है इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट से जो है राष्ट्रपति जो है ये सुप्रीम कोर्ट से परामर्श कर सकता है। तो इस 143 में जो है ये राष्ट्रपति की जो है याद रखिएगा, राष्ट्रपति की सलाह के बारे में, सलाह जो है राष्ट्रपति सलाह ले सकता है सुप्रीम कोर्ट से, किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 143 के तहत। इसके बाद अगर मैं बात करूँ गाइस तो याद रखिएगा 100 आर्टिकल 125 143 और एक और आर्टिकल याद रखिएगा जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, तो याद रखिएगा ये है आपका 141, ठीक है ना। 141 आर्टिकल भी आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या दिया हुआ है 141 में, तो 141 में दिया हुआ है कि जो है सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय होंगे वो सभी न्यायालयों पे बाध्य होंगे, ठीक है ना। तो याद रखिएगा इसके जो याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पूरा लिख लीजिए, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय सभी न्यायालय पे, सभी न्यायालय पे, सभी न्यायालय पर बाध्य होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य मिजोरम राज्य से संबंधित नहीं है, ठीक है ना। तो बोला है कि मिजोरम से संबंधित नहीं है, कौन सा वो लोक नृत्य है, तो जंग तालम, मुंडारी, चेलम या फिर चेराव। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मुंडारी जो है ये आपके मिजोरम का नहीं है, ठीक है। मुंडारी कहाँ का है गाइस, तो याद रखिएगा मुंडारी जो है ये आपके इसका झारखंड का है, ठीक है ना। ये झारखंड का लोक नृत्य है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये इसमें जो है मुंडारी नृत्य में जो है ये किसके द्वारा किया जाता है, तो याद रखिएगा ये जो नृत्य है ये मुंडा जनजाति द्वारा किया जाता है, ठीक है, मुंडा जनजाति द्वारा। और इसमें जो है यहाँ पे पूछा जाता है कि मुंडारी नृत्य में जो है ये कौन कौन से वाद्य यंत्र का उपयोग होता है। तो याद रखिएगा मुंडारी नृत्य में जो है ये आपको याद रखना है ढोल का उपयोग होता है, बांसुरी का उपयोग होता है, ठीक है, ढोल हो गया। इसके बाद याद रखिएगा बांसुरी का उपयोग होता है और इसके बाद आपको याद रखना है मांदर का उपयोग होता है, ठीक है। उसके बाद जो है ये आपको याद रखना है कि ये जो है आपका मुंडारी नृत्य जो है ये आपको याद रखना है ये झारखंड के अलावा ओडिशा और छत्तीसगढ़ में भी होता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा ये आपका जो है झारखंड के अलावा और कहाँ होता है guys? तो याद रखिएगा ये ओडिशा में भी ये नृत्य होता है और याद रखिएगा छत्तीसगढ़ में भी, छत्तीसगढ़। इसके अलावा मैं कुछ और जो है नृत्य के बारे में बताऊंगी गाइस, लोक नृत्य के बारे में। जैसे अगर मैं बात करूँ तो जतरा नृत्य, ठीक है ना, जतरा नृत्य ये जो नृत्य है ये कब किया जाता है गाइस, तो याद रखिएगा जतरा नृत्य जो है ये आपका जो है ये धार्मिक या फिर सामाजिक समारोह में, ठीक है ना, सामाजिक समारोह में, समारोह में, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ जतरा के बाद जो है आपको याद रखना और कौन सा हो गया, तो याद रखिएगा महका नृत्य। ये जो है ये कब किया जाता है गाइस, तो ये नृत्य किया जाता है फसल की कटाई के बाद, ठीक है ना, फसल की
कटाई के बाद, ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा ये जो है एक और नृत्य याद रखिएगा, एक और कौन सा नृत्य है इससे याद रखिएगा, एक है आपका जदूर नृत्य, ठीक है ना, जदूर नृत्य। तो ये नृत्य जो है ये कब किया जाता है गाइस, तो याद रखिएगा ये नृत्य जो है उत्सवों पे किया जाता है, उत्सवों पर, उत्सवों पर किया जाता है, ठीक है। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत के महान पठार की प्रमुख नदी नहीं है। तो भारत के महान पठार की प्रमुख नदी नहीं है, ये आपको बताना है कौन सी नदी है। तो कृष्णा नदी, नर्मदा नदी, यमुना नदी या फिर गोदावरी नदी। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। यमुना नदी जो है ये महान पठार की प्रमुख नदी नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यमुना नदी के बारे में एक एक पॉइंट को देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट आप ये याद रखिएगा कि यमुना नदी जो है ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी, सहायक नदी है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ गैस तो याद रखिएगा इसका जो है यमुना नदी का उद्गम कहाँ से होता है गैस, तो ये आपको ध्यान रखना है, यमुना नदी का उद्गम होता है, तो याद रखिएगा यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है, ठीक है। यमुनोत्री ग्लेशियर से। और यमुनोत्री ग्लेशियर आपका जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये आपके उत्तराखंड में है, ठीक है। कहाँ है, उत्तराखंड, उत्तराखंड में, ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा गाइस कि ये जो है यमुना नदी की जो अगर मैं बात करूँ कुल लंबाई कितनी है, तो याद रखिएगा यमुना नदी की कुल लंबाई है 1376 किलोमीटर, 1376 किलोमीटर, ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा कि इसका जो है ये गंगा नदी से कहाँ पर मिलती है गाइस, तो याद रखिएगा प्रयागराज में जो है ये गंगा नदी से इसका संगम होता है, प्रयागराज में गंगा नदी से संगम होता है, ठीक है। गंगा नदी से संगम होता है, यानी गंगा नदी से मिलती है प्रयागराज में, ठीक है, यमुना नदी। इसके बाद याद रखिएगा कि इसका जो है बहाव कौन कौन से राज्य में है, बहाव। तो सबसे पहले जो है ये उत्तराखंड में इसका जो है उद्गम होता है, तो ये उत्तराखंड में बहती है, ठीक है। उत्तराखंड में बहते हुए ये कहाँ जाती है, हिमाचल प्रदेश में एंटर करती है, हिमाचल प्रदेश। फिर हिमाचल प्रदेश में ये बहती हुई कहाँ जाती है, हरियाणा। और हरियाणा में बहते हुई जाती है दिल्ली। और दिल्ली में बहती हुई जाती है उत्तर प्रदेश। इसके बाद बात करते हैं सहायक नदी के बारे में। तो यमुना नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है वो देखेंगे, तो गाइस याद रखिएगा यमुना नदी की सहायक नदी में आपकी आ जाएगी टोंस नदी। इसके बाद याद रखिएगा हिंडन नदी, ठीक है। इसके बाद आपको याद रखना है आपका चंबल नदी। इसके बाद आपको याद रखना है बेतवा नदी। ये सब जो है किसकी नदी हो गई, यमुना नदी की सहायक नदी हो गई, ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा यहाँ पे जो है इसके किनारे कौन कौन से नगर बसे हुए हैं, तो यहाँ पे याद रखिएगा यमुना नदी के किनारे कौन कौन सा नगर है, तो आपका इटावा, इटावा जो है ये यमुना नदी के किनारे है, ठीक है, इटावा हो गया। इसके बाद आगरा, आगरा आपके यमुना नदी के किनारे हो गया, ठीक है। इसके बाद आपको याद रखना है प्रयागराज जो है ये आपका यमुना नदी के किनारे हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे कह रहा है कि कर्नाटक में बल्लारी, चित्रदुर्ग, चिक्कमगलुरु, तुमकुरु बेल्ट इनमें से किस खनिज के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। तो लौह अयस्क के लिए है, या फिर लेड और जिंक के लिए है, तांबा के लिए है, या फिर मोनोजाइट के लिए। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जो है लौह अयस्क के लिए। और खासकर लौह अयस्क के लिए कौन सा यहाँ पे है, तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है हेमेटाइट और मैग्नेटाइट जो है लौह अयस्क पाया जाते हैं, ठीक है। खासकर जो है कौन से लौह अयस्क पाया जाते हैं इस भंडार में, तो याद रखिएगा हेमेटाइट,
हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट उच्च गुणवत्ता वाले लॉयस पाए जाते हैं। ठीक है, ये उच्च गुणवत्ता वाला लॉयस है, इसलिए मैंने उच्च गुणवत्ता लिख दिया। ठीक है, लॉयस पाए जाते हैं। इसके बाद जो है आपको याद रखना है कि जो केंद्रमुख है गाइस, केंद्रमुख, ठीक है ना, केंद्रमुख आपका कहाँ है गाइस, तो याद रखिएगा ये है आपका चिक्कमंगलुरु में स्थित है। ठीक है, चिक्कमंगलुरु में स्थित है। इसके पॉइंट पे आपको क्या याद रखना है, यहाँ पे याद रखिएगा कि यहाँ पे जो है यहाँ पे लॉ एयर्स का खदान है। ठीक है ना, यहाँ पे लॉ एयर्स का खदान, लॉ एयर्स का लॉ एयर्स का खदान है। ठीक है, यहाँ से निर्यात होता है लॉयस का। ठीक है, इसके बाद जैसे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको याद रखना है लेड और जिंक, ये जो है राजस्थान के ज्वार क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, लेड और जिंक जो है ये कहाँ पाए जाते हैं, तो लिख लीजिएगा राजस्थान के ज्वार क्षेत्र में। राजस्थान के ज्वार क्षेत्र ज्वार क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तांबा के बारे में गैस, तो याद रखिएगा ये भी जो है तांबे का जो भंडार है ये कहाँ है गैस, तो याद रखिएगा ये आपके जो है राजस्थान हो गया, झारखंड हो गया, यहाँ जो है इसका भंडार है। ठीक है, तो राजस्थान में है इसका भंडार तांबे का। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ झारखंड, झारखंड में पाए जाते हैं। ठीक है, झारखंड में पाए जाते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँगा इस मोनोजाइट, तो मोनोजाइट जो है ये आपका कहाँ पाया जाता है, तो याद रखिएगा ये केरल के समुद्री तटों पर पाया जाता है मोनोजाइट। केरल के समुद्री तटों पर, समुद्री तटों पर पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तांबे से अधिक अभिक्रियाशील होता है। तो तांबे से अधिक अभिक्रियाशील कौन सा है, प्लेटिनम है, चांदी है, जिंक है या फिर सोना है। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसका आंसर करने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन कौन सी होती है। तो सबसे अधिक होती है वो होती है पोटेशियम। पोटेशियम होती है जो कि आपके पहले नंबर पे आती है। ठीक है, पोटेशियम हो गया। इसके बाद जो है दूसरे नंबर पे आपका कौन सा आता है, दूसरे नंबर पे आपका सोडियम आता है। ठीक है, जो सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील है। पोटेशियम के बाद अगर पूछता तो सोडियम आ जाता। ठीक है, सोडियम के बाद अगर आपसे पूछता कि कौन सी धातु सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील है सोडियम के बाद, तो आपका कैल्शियम आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है कैल्शियम के बाद जो है ये आपका कौन सा आ जाएगा, मैग्नीशियम आ जाएगा। ठीक है, मैग्नीशियम आ जाएगा। इसके बाद अगर मैं बात करूँ पांचवें नंबर पे आपका कौन सा आ जाएगा, मैग्नीशियम के बाद जो है आपका एल्यूमिनियम आ जाएगा। एल्यूमिनियम, ठीक है। इसके बाद जो है आपका कौन सा आ जाएगा, एल्यूमिनियम के बाद आता है छठे नंबर पे आपका आता है जिंक। ठीक है, जिंक आता है। इसके बाद सातवें नंबर पे आपका कौन सा आता है, सातवें नंबर पे आता है आपका आयरन। आयरन, ठीक है। इसके बाद जो है आयरन हो गया। इसके बाद जो है आठवें नंबर पे आपका कौन सा आता है, आठवें नंबर पे आता है आपका तांबा। ठीक है, तो अगर तांबा से सबसे अधिक अभी क्रियाशील, तो जिंक के जगह पे अगर आयरन भी होता तो भी एल्युमिनियम मैग्नीशियम कुछ भी दे सकता है ऑप्शन में। ठीक है ना, इसके बाद जो है आप याद रख लीजिएगा तांबा के बाद जो है ये आपका चांदी आता है अभिक्रियाशील में। और 10वें नंबर पे आपको याद रखना है सोना आता है। ये सब बहुत कम अभिक्रियाशील हो गया। इसके बाद जो है आपका प्लेटिनम आता है। इतना आपको याद रखना ही रखना है। ठीक है ना, प्लेटिनम अभिक्रियाशील धातु में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। इस क्वेश्चन नंबर 12 हमसे कह रहा है कि मेंडल ने 7 विभिन्न लक्षणों का अध्ययन क्यों किया। तो मेंडल ने 7 विभिन्न लक्षणों का अध्ययन किया था मटर के पौधे की विभिन्न किस्में बनाने के लिए, या फिर यह ज्ञात करने के लिए कि कौन से पौधे सबसे अच्छे थे, या ऑप्शन सी वंशागति में के सार्वभौमिक सिद्धांतों पर प्रकाश डालने के लिए, या फिर अपने मोनास्ट्री के लिए प्राप्त मटर उगाने के लिए। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, वंशागति के सार्वभौमिक सिद्धांतों पर प्रकाश डालने के लिए जो है मेंडल ने जो है इसका लक्ष्य 7 विभिन्न लक्षणों का अध्ययन किया था। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि इसका इन्होंने जो है इनका उद्देश्य क्या था, लिख लीजिए उद्देश्य क्या था। तो इनका उद्देश्य ये था कि जो ये जो है लक्षण जो थे वो लक्षण लक्षण ठीक है, लक्षण जो थे वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी कैसे जाता है। ठीक है ना, लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी कैसे जाता है, दूसरी पीढ़ी कैसे जाता है, यही समझ रहे थे। ठीक है ना, और इसी को समझने के लिए जो है इन्होंने जो है इनको समझने के लिए जो है इन्होंने 3 नियम दिए थे। ठीक है, 3 नियम दिए, 3 नियम दिए। तो 3 नियम कौन कौन से नियम दिए थे। तो पहला नियम था आपका जो है प्रभाव का नियम, प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम जो आपका कौन सा था, आपका था लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा नियम इन्होंने किसका दिया था, विभाजन का नियम, लॉ ऑफ सेग्रेशन, विभाजन का नियम, विभाजन का नियम। और तीसरा इन्होंने क्या दिया था, तीसरा इन्होंने दिया था स्वतंत्र वर्गीकरण, वर्गीकरण का नियम। ठीक है, 3 नियम दिए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। इस क्वेश्चन नंबर 13 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है। तो आपको बताना है कौन सुमेलित नहीं है। तो कलिंग पुरस्कार विज्ञान की लोकप्रियता के लिए दिया जाता है, बोर्लक पुरस्कार कृषि के लिए दिया जाता है, डेविड कोहेन पुरस्कार साहित्य के लिए दिया जाता है, पुलित्जर पुरस्कार धर्म में प्रगति के लिए दिया जाता है। बताइए इसमें से कोई एक जो है वो गलत है। ठीक है ना, कोई एक जो है वो सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है, तो पुलित्जर पुरस्कार जो है ये धर्म की प्रगति के लिए नहीं दिया जाता है। तो पुलित्जर पुरस्कार जो है ये किसके लिए दिया जाता है guys? तो याद याद रखिएगा, ये जो है पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है ना, पत्रकारिता, पत्रकारिता के क्षेत्र में आपका दिया जाता है कौन सा पुरस्कार, पुलित्जर पुरस्कार। इसके बाद अगर हम बात करेंगे पुलित्जर पुरस्कार की जो है शुरुआत कब हुई थी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, पुलित्जर पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1917 में। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि पुलित्जर पुरस्कार के जो है ये संस्थापक कौन है, तो याद रखिएगा पुलित्जर पुरस्कार के जो संस्थापक है वो है जोसेफ पुलित्जर, जोसेफ पुलित्जर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। इस क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि फुगरी लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो फुगरी लोक नृत्य जो है ये कौन से राज्य से संबंधित है, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, गोवा से, गुजरात से। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फुगरी लोक नृत्य जो है ये गोवा का है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि गोवा के और कौन कौन से लोक नृत्य है guys, तो याद रखिएगा कुणबी, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखिएगा कुणबी लोक नृत्य जो है ये गोवा का है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं देखनी, देखनी लोक नृत्य भी जो है ये कहाँ का है, गोवा का है। इसके बाद आपको याद रखना है तरंग मेल, तरंग मेल जो है ये कहाँ का है, ये भी आपके जो है गोवा का लोक नृत्य है, तरंग मेल। इसके बाद आपको याद रखना और कौन सा हो गया, टोनी मेल, टोनी मेल, ये भी आपके गोवा का लोक नृत्य हो गया। ठीक है, इसके बाद और कौन सा हो गया, और याद रख लीजिएगा, एक और याद रख लीजिएगा, फुगड़ी हाँ, एक और याद रख लीजिएगा आपका कौन सा हो गया, ये जागोर। ठीक है, ये गोवा का हो गया। ठीक है,
इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं जैसे मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश का लोक नृत्य कौन कौन सा हो गया गाइस, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश का हो गया आपका मटकी। मटकी जो है ये किस राज्य का हो गया, मटकी आपके जो है ये मध्य प्रदेश का हो गया। सैला ये कहाँ का हो गया, ये भी मध्य प्रदेश का हो गया। इसके बाद याद रखिएगा भगोरिया, ये भी आपके मध्य प्रदेश का हो गया। ठीक है, इसके बाद आपको याद रखना है जवारा। जवारा जो है ये भी मध्य प्रदेश का लोक नृत्य हो गया। इसके बाद याद रखिएगा राजस्थान। तो राजस्थान में आपको याद रखना है जो पनिहारी नृत्य हो गया, पनिहारी ये आपका हो गया कहाँ का गाइस, तो याद रखिएगा ये हो गया आपके राजस्थान का। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो आपका जो है और कौन सा हो गया गाइस, तो याद रखिएगा आपका जो है गणगौर। गणगौर जो है ये भी आपके राजस्थान का हो गया, गणगौर। इसके बाद आपको याद रखना है घूमर, ये भी राजस्थान का हो गया। ठीक है, इसके बाद आपको याद रखना है भवई। भवई नृत्य ये भी आपका जो है राजस्थान का हो गया। इसके बाद आ जाते हैं गाइस गुजरात। गरबा ये कहाँ का है, ये आपके जो है गुजरात का हो गया। इसके बाद अगर मैं बात करूँ डांडिया, ये भी आपके गुजरात का हो गया। इसके बाद आपको याद रखना है लास्या, ये भी आपके गुजरात का हो गया। इसके बाद आपको याद रखना है टिप्पणी, ये भी आपके गुजरात का लोक नृत्य हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि एशिया और यूरोप को अलग करने वाला जल मध्य कौन सा है। तो बेरिंग जल मध्य, या फिर मलास्का जल मध्य, या फिर जिब्राल्टर मध्य, या फिर बोस्पोरस जल मध्य है। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका बोस्पोरस जल मध्य है। इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो याद रखिएगा ये आपका कहाँ स्थित है गाइस, तो याद रखिएगा ये आपका तुर्की में स्थित है। तुर्की में स्थित है। ठीक है, इसके बाद आपको क्या याद रखना है गाइस, इसके बाद आपको याद रखना है कि ये जो है एशिया और किसको अलग करती है, यूरोप को अलग करती है। ठीक है, एशिया और यूरोप को अलग करती है, जो कि आपको यहाँ पे दिया ही हुआ है कि ये किसको अलग करती है, एशिया और यूरोप को। इसके अलावा इसके बारे में और याद रखिएगा ये क्या करती है, काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ती है। ठीक है, काला सागर को, काला सागर को मरमरा सागर से, मरमरा सागर से जोड़ती है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे अगर मैं बात करूँ गाइस तो बेरिंग जलमंडल की, तो बेरिंग जलमंडल के बारे में आपको क्या याद रखना है, ये एशिया और उत्तरी अमेरिका के बीच है। ठीक है ना, याद रखिएगा एशिया और उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका के बीच स्थित है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो आपका जो है मलास्का जल मध्य के बारे में अगर मैं बात करूँ तो ये आपको याद रखना है, मलक्का सॉरी, तो मलक्का जो है ये ऑस्ट्रेलिया और एशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच है। ठीक है, एशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच, एशिया और ऑस्ट्रेलिया को कौन अलग करता है, एशिया और ऑस्ट्रेलिया को, एशिया और ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के बीच है। कौन सा है गाइस, तो याद रखिएगा ये है आपका मलक्का जलमंडल। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो अब आ जाते हैं गाइस जिब्राल्टर के बारे में। तो जिब्राल्टर जलमंडल के बारे में आपको क्या याद रखना है, ये यूरोप और अफ्रीका के बीच है। ठीक है, यूरोप और अफ्रीका को कौन अलग करता है, यूरोप और अफ्रीका को, अफ्रीका के बीच है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। तो गाइस इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, तो ये जो है आपके बेंगलुरु में है, दिल्ली में है, मुंबई में है, या फिर हैदराबाद में। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंदिरा गांधी जो है ये आपका दिल्ली में है। ठीक है, इसके अलावा आपको याद रखना है कि इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा में जो है आपका कितना टर्मिनल है गाइस, तो याद रखिएगा 3 टर्मिनल है। ठीक है, कितना टर्मिनल है, 3 टर्मिनल, 3 टर्मिनल है। जिसमें से आपको याद रखना है कि जो तीसरा टर्मिनल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 टर्मिनल है जिसमें कौन सा है, T1, T2 और T3।
तो T3 जो टर्मिनल है गाइस, इसके बारे में आपको क्या याद रखना है, इसके बारे में आपको याद रखना है कि ये विश्व का 8वां सबसे बड़ा टर्मिनल है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। विश्व का 8वां सबसे बड़ा टर्मिनल, सबसे बड़ा टर्मिनल है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूँ गाइस, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये भारत का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। ठीक है, इंदिरा गांधी के बारे में आपको याद रखना है कि ये भारत का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा, व्यस्त हवाई अड्डा है। ठीक है, इसके बाद आपको क्या याद रखना है guys? याद रखिएगा 1986 को जो है इसका नाम बदल गया था। ठीक है ना, 1986 में इसका नाम 1986 से पहले नाम इसका क्या था गाइस? तो याद रखिएगा 1986 से पहले इसका था पलाम हवाई अड्डा, पालम पालम हवाई अड्डा, पालम हवाई अड्डा था। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूँ आपका जो है, याद रखिएगा और कौन सा है, जैसे अगर मैं मुंबई की बात करूँ, तो मुंबई में आपका कौन सा है, तो मुंबई में आपका हो गया छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, छत्रपति शिवाजी महाराज, शिवाजी महाराज हवाई अड्डा, ये आपका मुंबई में है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। इसके बाद जो है एक और याद रख लीजिएगा, हैदराबाद। हैदराबाद में आपका कौन सा है, तो याद रखिएगा राजीव गांधी, राजीव गांधी हवाई अड्डा, हवाई अड्डा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 17 हमसे कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस 1 मई को मनाया जाता है, 8 सितंबर को, 4 दिसंबर को, या फिर 12 जनवरी को। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जो है अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो है ये 8 सितंबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ 1 मई को क्या मनाया जाता है, तो 1 मई को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस, अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूँ गैस, तो याद रखिएगा 4 दिसंबर, 4 दिसंबर को क्या मनाया जाता है गैस, तो याद रखिएगा ये मनाया जाता है भारतीय नौसेना दिवस, भारतीय नौसेना, नौसेना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है, तो 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। अच्छा, राष्ट्रीय युवा दिवस किनकी जयंती पे मनाया जाता है, राष्ट्रीय युवा दिवस, तो याद रखिएगा राष्ट्रीय युवा दिवस जो है ये आपको याद रखना है, ये स्वामी विवेकानंद की जयंती पर। ठीक है, स्वामी विवेकानंद, विवेकानंद, विवेकानंद की जयंती पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 18 हमसे कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये आपका 1947 में, 1930 में, 1919 में, या फिर 1942 में। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन जो शुरू हुआ था वो पूरा डेट याद रखिएगा 8 अगस्त 1942, 8 अगस्त 1942 को ये हुआ था। और याद रखिएगा इसी में ने जो है गांधी जी ने नारा दिया था। ठीक है ना, याद रखिएगा गांधी जी ने नारा दिया था, गांधी जी ने नारा दिया था। कौन सा नारा दिया था गैस, तो याद रखिएगा गांधी जी ने दिया था करो या मरो का नारा, इसी में दिया था। ठीक है, करो या मरो, करो या मरो का नारा दिया था। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूँ गैस, तो याद रखिएगा यहाँ पे आपको याद रखना है 1919, 1919 जो है ये आपका जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड, जालियांवाला बाग हत्याकांड, बाग हत्याकांड हुआ था ये आपका 1919 में। और दूसरा क्या हुआ था, दूसरा रॉलेट एक्ट,
रॉलेट एक्ट, ये आपका दोनों 1919 का है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ गाइस तो 1930 में आपका क्या था गाइस, तो याद रखिएगा 1930 में था आपका दांडी मार्च जो शुरू हुआ था। 1930, जिसे सविनय अवज्ञा आंदोलन कहते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन। और 1947 में हमें आजादी मिली थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 19 हमसे कह रहा है कि प्रसिद्ध नंदन कानन प्राणी उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो ओडिशा में है, तमिलनाडु में है, पश्चिम बंगाल में या फिर असम में। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नंदन कानन प्राणी उद्यान जो है ये ओडिशा में है। और ओडिशा के कहाँ है गाइस, तो याद रखिएगा ये है आपके ओडिशा के भुवनेश्वर, भुवनेश्वर में, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ गाइस तो ये आपको याद रखना है, ये जो है आपका जूलॉजिकल और बोटेनिकल दोनों गार्डन है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा ये आपका जो है जूलॉजिकल, जूलॉजिकल जूलॉजिकल पार्क भी है, ठीक है, जूलॉजिकल पार्क। और याद रखिएगा और आपका जो है बोटेनिकल, निकल पार्क दोनों है, ठीक है। इसके बाद आपको याद रखना है कि जो है आपका जो है क्या कहते हैं, भारतीय जो पेंगोलिन का जो है संरक्षण केंद्र है, ठीक है ना, याद रखिएगा एकमात्र संरक्षण केंद्र है भारतीय पेंगोलिन, पेंगोलिन का एकमात्र संरक्षण केंद्र, एकमात्र संरक्षण केंद्र है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ गाइस तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि यहाँ पे जो है व्हाइट टाइगर प्रजनन का पहला केंद्र है, ठीक है। व्हाइट टाइगर, व्हाइट टाइगर प्रजनन का पहला केंद्र, पहला केंद्र है, ठीक है। तो इतना पॉइंट आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नहीं, इसके अलावा एक इसका स्थापना याद रख लीजिएगा, स्थापना, इसका स्थापना कब हुआ था गाइस, तो याद रखिएगा इसका स्थापना 1960 में हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस का मुख्य उद्देश्य क्या है। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, गरीबों को सस्ती दरों पर खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराना, कृषि उत्पादों का निर्यात बढ़ाना या फिर किसानों को सब्सिडी प्राप्त करना। तो गाइस याद रखिएगा किसानों को जो है सब्सिडी देना, यानी इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो जो आपने राशन कार्ड वगैरह देखा होगा, जो राशन दुकानों के माध्यम से जो है जो चावल गेहूं दिया जाता है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा किसानों को सब्सिडी देना, ठीक है। तो गाइज यहाँ आज का सेशन आपका यहीं कंप्लीट होता है। यहाँ से रिलेटेड आपको कोई भी कंफ्यूजन कोई भी दिक्कत है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जरूर रिप्लाई करूंगी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव था तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।